मेरा नाम पूजा है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, वह लड़का भी मुझसे प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही उस लड़के ने मेरे घर रिश्ता भेज दिया और दोनों परिवार हमारी शादी के लिए राज़ी हो गए। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने ससुराल में ही रहती थी। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। अब मैं भी उनके पास रहने आ गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और मेरे पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। मैं जब इस घर में आ गई तो यह घर बहुत बड़ा था और मुझे इस घर के साफ़ सफाई करने में बहुत परेशानी होती थी। मैंने अपने पति से नौकरानी के लिए कह रखा था। इस घर में रहते हुए 1 महीना हो गया। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, मैं रोज़ आपसे कहते कहते थक गई हूँ कि मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है। मुझसे इस घर का काम नहीं होता, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। रोज़ मुझे कोई ना कोई बात कहकर टाल देते हो। आप तो सुबह को निकलते हो और रात को ही आते हो। सारा दिन घर में मैं अकेले रहती हूँ। मैं अपने पति को धमकी दी कि अगर तुमने नौकरानी का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं घर का काम करके थक गई थी। मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि मैं आराम कर सकूँ। मेरे पति का नाम राज है। वह मुझसे कहने लगे, पूजा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गांव से एक लड़की का इंतज़ाम करवा लिया है। 1 हफ्ते बाद वह लड़की आ जाएगी। राज मुझे रोज़ यही बात कहकर टाल दिया करते थे। कुछ दिन बाद राज घर आए तो मैंने देखा कि उनके साथ एक लड़की थी। उस लड़की को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह लड़की मेरे पति के पास ही खड़ी थी। मैं गुस्से से अपने पति को देखने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती तभी राज समझ गए कि मैं उनको गुस्से से देख रही हूँ। उन्होंने मुझे उस लड़की से मिलवाया और कहने लगे कि यह सुगंधा है और अब से यह घर के सारे काम किया करेगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सारे काम समझा देना और घर के पीछे में जो कमरा है वह दे देना, ताकि यह अपना सामान वहाँ रख लेगी और वहीं रहेगी। अब तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। यह सारे काम आसानी से कर देगी। अब तुम इसको कमरे में ले जाओ और इसका सामान वहाँ पर रखवा दो। राज की बात सुनकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब पत्नी समझ रही थी। आखिर मेरा पति बहुत ख्याल रखते थे। मैंने राज से कहा कि मैं इसको सारा घर दिखा देती हूँ और काम भी समझा देती हूँ। मैंने उससे कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। मैंने उसको उसका कमरा दिखा दिया और कहा, अपना सामान रख लो। उसके बाद हम दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लेकर आना। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई तो मैंने राज से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप सुगंधा को इस घर में नहीं लाते तो मैं इस घर का काम करते करते ही मर जाती। मेरी यह बात सुनते ही राज हंसने लगे और कहने लगे, अच्छी बात है ना, तुम्हारे इस दुनिया से जाते ही मैं दूसरी शादी कर लेता। राज की बातें सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आने लगा। मेरे गुस्से को देखकर राज खामोश हो गए तो मैंने कहा कि मर्द बेवफा होते हैं। वह अपनी पत्नी के मरने का इंतज़ार करते रहते हैं और उनके दिल में हमेशा दूसरी शादी करने की चाह जागती रहती है। राज ने मुझसे कहा, तुम तो बेवजह ही गुस्सा करती हो। तुम जानती हो इस घर में तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं मजाक कर सकूं, और शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मर्द बेवफा नहीं होते, बल्कि औरतें उन पर शक करके उनको बेवफा बना देती है। असल में उसकी दूसरी शादी के पीछे पहली पत्नी का ही हाथ होता है। राज की बातें सुनकर मैं उनको घूरने लगी। तब वह हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बातें मत किया करो और गुस्सा मत किया करो। गुस्से में तुम और भी ज़्यादा खतरनाक लगती हो। उनकी आवाज़ सुनते ही मेरी भी हंसी निकल गई और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेरे पति कहने लगे, आज हम बातों से ही पेट भरेंगे क्या? अरे मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने का इंतज़ाम तो करो। मैंने कहा, मैंने तो आज का खाना बनाया ही नहीं। भूख से मेरा भी बुरा हाल हो रहा है और तुम्हें झगड़ने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इतनी ही देर में सुगंधा ने दस्तक दी और कहने लगी, मालकिन खाना तैयार हो गया है। हम दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अपनी लड़ाई में तो हम भूल ही गए थे कि हमने तो नौकरानी भी रख ली है। वो हमें हंसता हुआ देखकर हमारी तरफ हैरानी से देखने लगी। मैंने उसे कहा, तुम जाओ टेबल लगाओ और हम आते हैं। मुझे देखकर उसने सर हिला दिया और वहाँ से चली गई।
मैंने राज से कहा कि हमें इस लड़की को अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। आखिर इस जवान लड़की की वजह से हमारे ऊपर कोई समस्या ना आ जाए। ऐसे किसी भी लड़की को अपने घर में रखना कहीं मुश्किल ना बन जाए। इसको यहाँ लाने से पहले आप एक बार मुझसे तो पूछ सकते थे। अगर आप मुझसे पूछ लेते तो मैं कभी भी जवान लड़की को यहाँ रखने की इजाज़त नहीं देती। मेरी बात सुनकर राज हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मुझे तो लगता है तुम अकेली इस घर में रहकर पागल हो गई हो। पहले तो तुम रोज़ मेरा दिमाग ख़राब करती थी कि नौकरानी की ज़रूरत है, और अब नौकरानी आ गई है तो अब तुम्हें ऐतराज़ हो रहा है। चिंता मत करो, बेचारी गरीब परिवार की है, तुम्हारे सारे काम करेगी। और वैसे भी यह मेरे दोस्त के गांव की है। वह इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं होगी। बेफिक्र रहो, मैं हूँ ना। वैसे भी लड़की शादीशुदा है, इसका परिवार गांव में रहता है और इसके परिवार को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए यह यहाँ पर रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मेरे दोस्त ने ली है, तभी तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। और यह तो सोचो कि आज तुम ऐसे बैठे बिठाए खाना मिल गया है। अगर तुम्हें फिर भी इस लड़की पर कोई शक है तो फिर मैं इसके जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ, तुम सोच लो। लेकिन उसके बाद मुझे फिर यह मत कहना कि मुझे नौकरानी ढूंढ कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी नौकरानी ढूंढने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। रोज़ रोज़ मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मैंने कहा, बस बस बहुत हो गया, अभी मैं इस लड़की को 2-3 दिन देख लेती हूँ कि इसके चाल चलन कैसे हैं, और इसको लेकर अपना दिल पक्का कर लेती हूँ, तब मैं इसको परमानेंट रखूँगी। और अब चलो खाना खा लेते हैं, ठंडा हो जाएगा। यह कहकर हम दोनों नीचे आ गए। आकर देखा तो टेबल बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ था। खाने की टेबल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी होटल में खाना खा रहे हैं। राज ने दिल खोलकर उसके खाने की तारीफ़ की। कहने लगे, ऐसा खाना तो मैंने सिर्फ होटल में ही खाया है, वरना घर में तो मुझे सिर्फ एक ही डिश मुश्किल से मिल पाती थी। पहली बार में तुम्हें इतना बढ़िया खाना बनाया है। और सुगंधा की सबसे अच्छी बात राज को यह लगी थी कि उसने उसे ज़रा भी तंग नहीं किया। पहले ही दिन उसने किचन में जाते ही सब कुछ संभाल लिया था। राज कहने लगे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वह बहुत सुंदर लड़की थी और जवान भी थी। उसने हाथ में काले रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी और नाक में नथनी। उसको बहुत खूबसूरत बना रही थी। मैं उसको देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वह कहीं से भी गांव की नहीं लगती थी। सिर्फ उसका पहनावा ऐसा था, लेकिन अगर उसको शहर वाले कपड़े पहना दिए जाते तो वह किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। मेरे दिमाग में जब उसके शादीशुदा होने का ख्याल आया तो मुझे तसल्ली हो गई। वह अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी और अपने कामों में खोई रहती थी। राज भी अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहते थे, क्योंकि अब वह घर की तरफ से बेफिक्र हो गए थे। कुछ दिनों बाद ही सुगंधा की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज इसे डॉक्टर के पास जाना है। वह अकेले ही डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गई। जब आई तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन वह माँ बनने वाली थी और यह बात मुझसे छुपा रही थी। जब से वह हमारे घर आई थी तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और फिर उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया था। फिर एक दिन मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि जब से वह यहाँ आई थी तभी से वह माँ बनने वाली थी। मैंने उससे कहा कि फिर तुम्हारे पति ने तुम्हें इतनी दूर काम करने के लिए क्यों भेज दिया? तुम्हें इस हालत में नहीं आना चाहिए था। इस समय तो तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत है। वह कहने लगी, मालकिन, गरीब लोग ऐसी बातों के चोचले समझते हैं। वैसे भी हम गांव के लोग बहुत मजबूत होते हैं। हम लोगों के लिए बच्चा पैदा करना आम बात है। मैं गांव में होती तब भी किसी न किसी घर काम कर ही रही होती। यहाँ पर तो मुझे फिर भी सुकून है। आप और मालिक बहुत अच्छे हैं, कम से कम मुझे किसी की बातें तो नहीं सुनने को मिलती। और फिर यहाँ पर मुझे अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। मैं अपनी डिलीवरी के लिए पैसे जमा कर लूँगी और अपनी डिलीवरी इसी शहर में करवाऊँगी। बच्चा पैदा करने के लिए गांव के अस्पताल नहीं जाऊँगी। वहाँ के अस्पतालों से तो मुझे बहुत डर लगता है। आप फिक्र मत करो, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं आखिर तक सारे काम इसी तरह से करती रहूँगी जैसे करती हूँ। बस 2-3 दिन की ही तो बात होगी, तीसरे दिन फिर काम में लग जाऊँगी। उसकी बातों से मैं सहमत हो गई, लेकिन मैं सोच रही थी कि राज ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि वह माँ बनने वाली है। जैसे ही रात को राज घर आए तो मैंने उससे पूछा कि आपको आपके दोस्त ने ये नहीं बताया कि वह माँ बनने वाली है? क्या फिर तुम्हारे दोस्त ने बताना ठीक नहीं समझा? वैसे मुझे भरोसा है तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे ज़रूर बताते।
और अगर तुम्हें पता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझसे बातें छुपाने लगे हो? राज मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, क्या सुगंधा माँ बनने वाली है? आखिर यह बात मुझे कैसे पता होगी? मैं तो आज तुम्हारे मुंह से यह बात सुन रहा हूँ और मैं तुमसे कोई बातें नहीं छुपाता, लेकिन तुम मुझ पर बेवजह शक करने लगी हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम उसको लेकर हमेशा मुझसे सवाल जवाब क्यों करती रहती हो। अगर उसके बारे में जानने का इतना ही शौक़ है तो उसी से क्यों नहीं पूछ लेती हो? और अगर तुम्हें किसी भी तरह का मुझ पर कोई शक है तो मैं कल ही इसे उसके गांव छोड़कर आ जाऊंगा। फिर खुद ही अपनी पसंद की नौकरानी ढूंढ लेना। राज मुझ पर गुस्सा करने लगे और वह मेरे सवालों से बहुत तंग आ गए थे। एक तो वह रात को ऑफिस से थके हारे आते थे और आते ही मैं उनसे कोई ना कोई बात लेकर बैठ जाती थी। वह मुझे कई बार समझा चुके थे कि तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, अच्छी लड़की है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने पति पर शक होने लगा। ऐसा लगता था जैसे मुझे उन पर शक करने की आदत हो गई हो। उनका कहना था कि तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार की बात है, क्योंकि कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। तुम तो मेरे सीधे बात का भी गलत मतलब निकालती हो। इसी तरह हम दोनों लड़ झगड़ कर सो गए। सुबह जैसे ही मैं बेड से उठी, खड़े होने के लिए ज़मीन पर पैर रखा, अचानक मुझे चक्कर आकर मैं गिरने लगी। उस समय राज भी घर पर ही थे। उन्होंने मेरी तबीयत को बिगड़ते हुए देखा तो कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ। वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनकर हम खुशी से पागल हो गए थे। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर मेरे पति के तो पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। हम लोग बहुत खुश हुए क्योंकि 4 साल के बाद हम लोगों को औलाद की खुशी मिल रही थी। राज को बच्चों का बहुत शौक़ था, लेकिन कभी मुझसे कोई ऐसी बात नहीं करके मुझे शर्मिंदा नहीं करते थे। मेरे पति को ऐसा लगता था जैसे हमारी शादी को बहुत साल हो गए हैं और उन्होंने तो बच्चे को गोद लेने के बारे में भी सोच लिया था। लेकिन उनके दोस्त ने उनको यह समझाया कि नहीं, अपना खून अपना ही होता है। सिर्फ अपने दोस्तों के कहने पर अपने ही खून का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब उनको यह खुशी मिली तो अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। इस खुशी को सुनते ही राज ने पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बंटवा दी। जैसे ही राज घर पर आए तो उन्होंने सुगंधा को भी यह खबर सुनाया और उससे कहने लगे, तुम्हें अपनी मालकिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। राज मुझसे कहने लगी, देखो तुम्हें बेड से उतरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी काम हो सुगंधा को बता देना। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझ रही थी, जो मुझे इतने प्यार करने वाले पति मिले हैं। मैं सब बातें भूलकर बस नए मेहमान की तैयारी करना चाह रही थी। लेकिन जब से सुगंधा के बारे में सुना, मुझे कुछ तो खटक रहा था। वो न जाने क्यों खोई खोई सी रहती थी। फिर मैं सोचती थी शायद वो मेरे पति को मेरा ख्याल रखता हुआ देखकर सोचती होगी, काश मेरा पति भी मेरा ख्याल रखते। उसके डिलीवरी का टाइम नज़दीक आने वाला था, जबकि मेरी डिलीवरी में अभी बहुत टाइम था। मेरी गोद भराई की रस्म होने वाली थी। मेरे परिवार के लोग आने वाले थे। सुगंधा चुपचाप अपना काम करती रहती। मैंने अपने बच्चे के आने की खुशी में उसकी तरफ ध्यान देना कम कर दिया था। जिस दिन मेरी गोद भराई की रस्म थी, उस दिन पूरे परिवार ने इकट्ठे होकर मुझे बधाई दी। सभी लोग बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद सब लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मेरे ससुराल वालों का कहना था कि मेरे यहाँ पर अब अकेले रहना ठीक नहीं है, लेकिन राज ने उनसे कहा कि नहीं, वह मुझे अपने साथ इसी घर में रखना चाहते हैं। उनकी जिद के सामने सारे घर वाले खामोश हो गए। सब लोग आपस में बैठे हुए बातें ही कर रहे थे कि इतनी ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और खुशी का माहौल गम में बदल गया। पता नहीं था अचानक बैठे बिठाए कुछ ऐसा हो जाएगा कि सारी खुशियाँ दुख का रूप ले लेंगी। सुगंधा सबके लिए चाय बनाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक ही उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके सर से काफ़ी खून भी बह रहा था। तभी राज उसे अस्पताल लेकर गए और राज ने किसी को भी अपने साथ जाने नहीं दिया। उनका कहना था कि इस तरह मामला काफ़ी बिगड़ सकता है, इस पर किसी का जाना ठीक नहीं होगा। राज को गए हुए बहुत देर हो गई थी और मेहमानों को भी अपने घर वापस जाना था। मैंने सारे मेहमानों से कहा कि आप लोग बेफिक्र होकर चले जाइए, राज कुछ देर में आ जाएंगे। मेरी कुछ देर पहले ही उनसे फ़ोन पर बात हो गई है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर सब जाने के लिए तैयार हो गए और मेरी सास ने मुझसे कहा कि पूजा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना और जैसे ही राज घर पर आ जाए तो हमें फ़ोन करके बता देना। और हाँ, तुम अपनी नौकरानी को उसके घर भेज दो, उसे आराम की ज़रूरत है। तुम्हारी तबीयत भी तो ख़राब है, उसकी टेंशन होगी तो अपनी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब कर लोगी। उसके पति को बुलाओ और उसे वापस भेज दो। उसे कहना कि डिलीवरी के बाद यहाँ आ जाएगी।
मैंने अपनी सास से कहा कि ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं तो खुद भी यही चाहती थी कि अपनी इन दिनों में वो अपने गांव चली जाए। वैसे भी इस वक्त उसकी हालत घर के काम करने वाली नहीं थी, बल्कि मैं उसे कई बार कह भी चुकी थी कि तुम अपने गांव चली जाओ, लेकिन वह हमेशा ही मुझे टाल दिया करती थी। जब सारे मेहमान घर से चले गए तो उनको दरवाजे पर छोड़कर आने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं बार बार राज को फ़ोन किए जा रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। रात के काफ़ी देर हो गए थे और उन्हें गए हुए बहुत घंटे हो चुके थे। मैं हर थोड़ी देर के बाद राज को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और मुझे उनका इंतज़ार करते करते नींद आ गई। जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैं डर गई, यह देखकर कि राज मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी घर आने में? सुगंधा कहाँ है, ठीक तो है ना? मैं उससे मिलकर आती हूँ। मैं उससे मिलने जाने लगी, इतनी ही देर में राज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे कि शांत रहो पूजा, सुगंधा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर मैंने राज से कहा, यह तुम कैसा मजाक कर रहे हो? राज ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कैसे मर सकती है। राज ने मुझे बताया कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया था और उसके सर पर भी गहरी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। यह सुनकर तो मेरे जैसे होश उड़ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैं उसका क्रियाक्रम करके आ रहा हूँ। मैं बहुत डर गया था, अगर पुलिस को यह खबर लग जाती तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। मेरी सारी ज़िंदगी अदालत के चक्कर लगाकर गुजर जाती, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाता। यह सब सुनकर तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि अगर उसके घर वाले हमारे घर आए तो हम क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देंगे कि सुगंधा कहाँ गई है? राज कहने लगे, फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूँगा, बस तुम किसी से उसके बारे में नहीं कहोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताऊँगी। उसकी मौत से मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था और दिन रात रोती थी कि आखिर हंसती मुस्कुराती वह से अचानक इस दुनिया को छोड़कर कैसे जा सकती है। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और उसकी मौत का जख्म भी अब हमारे दिलों से भरने लगा था। कुछ दिनों बाद ही हमारी ज़िंदगी नॉर्मल सी हो गई थी। राज भी अपने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले लिए थे। वह मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे। जब रात को मैं सोती थी तो मुझे ना जाने कैसी कैसी आवाज़ सुनाई देती थी। 2-3 दिन तक तो मैं इन आवाज़ों को इग्नोर किया, लेकिन एक दिन मुझे उन आवाज़ों से बहुत डर लग रहा था और मैंने राज को उठाया। राज कहने लगे, क्या हुआ पूजा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैंने परेशान होते हुए कहा, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, बल्कि मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। रोज़ मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई देती है और मैं इन आवाज़ों से डर जाती हूँ। लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, आज मुझे इस आवाज़ से नींद नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है वह बच्चा जैसे हमारे बहुत करीब रो रहा है। मैंने रात से कहा कि चलो हम बाहर चलकर देख कर आते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में हमें पुकार रहा है। मेरी बात सुनकर वह बहुत परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे तो किसी भी बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आ रही। यह सिर्फ तुम्हारा वहम होगा और कुछ नहीं। इसलिए इन सब बातों को छोड़ो और आराम से सो जाओ। वैसे भी इस समय तुम्हें आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है तो मैं अकेला बाहर जाकर देख कर आता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगी क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। राज की बात सुनकर मैं लेट गई और वह कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब वापस आए तो मैं बेचैनी से उनसे पूछा कि बाहर कौन था? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बाहर कोई नहीं है, यह सब तुम्हारा वहम है, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, इसलिए अब तुम कोई बहस मत करना और सो जाओ। अब इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। यह कहकर वह लेट गए। ऐसी आवाज़ मुझे पहली बार नहीं आई थी, बल्कि 3 दिन से लगातार मुझे यह आवाज़ आ रही थी और कई दिनों तक मुझे वह आवाज़ सुनाई देती रही। मैं हर बार राज को बताने की कोशिश की कि कोई बच्चा रोता है, लेकिन हर बार उन्होंने मेरा वहम कहकर मुझे टाल दिया और मैं भी सोच लेती थी कि हो सकता है यह मेरा वहम ही होगा, क्योंकि अगर बच्चे के रोने की आवाज़ आती तो उनको भी सुनाई देती और यह सोचकर मैं भी तसल्ली से सो जाया करती थी। जब कई दिन ऐसे ही गुजर गए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। मुझे रोज़ रात की शांति में बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। यह मेरा वहम नहीं था। मैंने सोच लिया था कि जब तक मैं इस रात से पर्दा नहीं उठा लूँगी
तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। कुछ तो ऐसा ज़रूर हो रहा था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। मुझे लगता था कि हो सकता है कि राज ने ही सुगंधा को मारा हो और उसका बच्चा यहीं कहीं आसपास हो या फिर किसी मुसीबत में हो। यह सब सोचते हुए मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को इस बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने पुलिस से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर की तलाशी लें। मुझे रात को ऐसी आवाज़ें आती है। मैंने पुलिस से कहा कि सुगंधा हमारे घर के बेसमेंट में ही रहती थी। आप उसके कमरे की भी तलाशी लेना, आपको ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और कहने लगे, ठीक है, रात को हम आपके घर की तलाशी लेने ज़रूर आएंगे। 2 दिन तक तो पुलिस ने मेरे घर के बाहर और आस पड़ोस के बंगलों की छानबीन की। पुलिस वालों का कहना था कि आप हमको गुमराह कर रही हैं, हमें तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती। मैंने कहा कि सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद हमारे घर के बेसमेंट में ही सुगंधा का बच्चा हो, क्योंकि जब से वो गई है वह रूम तो लॉक रहता है और उसकी चाबी मेरे पति के पास होती है। अगर मैं अपने पति से ज़्यादा सवाल करूँगी तो वह मुझे गलत समझेंगे। फिर रात को जब पुलिस हमारे घर आई तो उन्होंने राज से कहा कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। राज कहने लगे, आपको हमारे घर की तलाशी क्यों लेनी है? आखिर हमारे घर में ऐसा क्या है? पुलिस वालों ने कहा कि हमने आपके आसपास के घरों की भी तलाशी ली है, अब यहाँ सिर्फ आपका ही घर बचा है। अब हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। सबसे पहले पुलिस ने बेसमेंट में जाने को कहा। जब पुलिस बेसमेंट में गई तो उन्होंने देखा कि रूम में ताला लगा हुआ था। उन्होंने राज से कहा कि हमें इस कमरे की चाबी चाहिए, हम इस कमरे को खोलकर देखना चाहते हैं। इंस्पेक्टर के चाबी मांगने पर राज के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा कि आखिर क्या बात है, कुछ तो बताइए। मैं आपको ऐसे मेरे घर की तलाशी नहीं लेने दे सकता। क्या आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर ने कहा, आप कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमें चाबी नहीं देंगे तो हम इस दरवाजे को तोड़ भी सकते हैं। आप हमें धमकी देने की कोशिश मत करिए। लोगों की शिकायत है कि आपके घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जबकि आपके घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, और यह आवाज़ रात को ही क्यों आती है? राज कहने लगे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चों के रोने की आवाज़ तो किसी के भी घर से आ सकती है। पड़ोसी में बहुत सारे लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपको हमारे घर पर ही क्यों शक है? हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, जी इसीलिए तो हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। आखिर आपने इस कमरे में ताला क्यों लगाया हुआ है? आप इस ताले को जल्दी खोलिए, वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। राज ने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस वालों ने ही दरवाजे को तोड़ दिया। ताला खुलते ही सब लोग कमरे में चले गए। यह देखते ही हैरान रह गए कि एक छोटे बच्चे के साथ उस कमरे में सुगंधा भी मौजूद थी। यानी कि जिसको हम सब मरा हुआ समझ रहे थे वह हमारे आंखों के सामने जिंदा थी। जिस बच्चे की रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, यह मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने आगे बढ़कर देखा तो उसकी गोद में एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी, जो देखने में बिल्कुल राज की तरह लग रही थी। पुलिस को देखकर वह बहुत डर गई और कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ है यह सब कुछ मालिक की वजह से हुआ है, मैं तो बस उनके हुक्म की गुलाम थी। वह कहने लगी, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, भगवान के लिए मुझे और मेरी बेटी को जाने दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद यहाँ इतने दिनों से कैदी बनकर रह रही हूँ। यह कहकर सुगंधा रोने लगी। मैंने आगे बढ़कर उसको गले लगाया और चुप करवाने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने राज से कहा कि अब आप सब कुछ यहीं बताएंगे या फिर हम आपको जेल में लेकर चलें। इस बात से राज कहने लगे, मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं क्या करता। मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे यह सब कुछ करना पड़ा, और आप इससे पूछ सकते हैं कि मैंने इससे ज़बरदस्ती शादी नहीं की और ना ही मैंने इसके साथ कोई ज़बरदस्ती की थी। यह खुद अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी करके आई थी। हाँ, यह बात सच है कि यह मेरी पत्नी है और इसकी गोद में जो बच्चा है वह मेरा है। राज की बात सुनकर सुगंधा ने शर्म से आंखें नीचे झुका ली और मैं दोनों के चेहरे को देख रही थी। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं इतने दिनों से इन दोनों के हाथों बेवकूफ़ बन रही थी। राज ने बताया कि उन्हें बच्चों का बहुत शौक़ था, जबकि पूजा और मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और उसे अभी तक कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने पूजा को बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर सिर्फ मुझे तसल्ली देते हुए कहते थे हो जाएगा। फिर एक दिन जब मैं अपने दोस्त के साथ गांव गया तो गांव में मुझे सुगंधा दिखाई दी। मैंने देखा कि वह वहाँ पर बहुत गरीबी में ज़िंदगी गुजार रही है। इसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। मैंने सोचा कि मैं इससे बात करता हूँ, अगर वह मुझसे शादी कर ले और बच्चा पैदा करके मुझे दे दे तो मैं उसकी लाइफ बना सकता हूँ। और मुझे यह भी पता चला कि पूजा को इस बारे में पता चलेगा
तो कभी भी मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं देगी। इसलिए मैंने छुपकर इससे शादी कर ली और उसे पैसों का लालच दिया और मैं शादी करके इसको नौकरानी बनाकर अपने घर ले आया। इसी तरह यह हमारे घर में रहने लगी, घर के सारे काम संभालने लगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि सुगंधा प्रेग्नेंट है। इसके प्रेग्नेंट होने के कुछ महीनों बाद ही मुझे पूजा ने भी खबर सुना दी कि वह प्रेग्नेंट है। पूजा के माँ बनने की खबर सुनते ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी सुगंधा से शादी करके। मुझे नहीं पता था कि शादी करने के बाद ही पूजा भी माँ बन जाएगी। और जब सुगंधा को पूजा के माँ बनने की खबर मिली तो वह मुझे धमकी दिया करती थी कि वह हम दोनों के रिश्ते के बारे में पूजा को बता देगी, क्योंकि उसे भी यही उम्मीद थी कि पूजा इतनी जल्दी माँ नहीं बन सकती। मैं अपनी जल्दबाजी से बहुत पछता रहा था, लेकिन मैं पूजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था और मेरी नीयत में नहीं था कि मैं पूजा को धोखा दूँ। इसलिए मैंने सोचा कि सुगंधा को गायब करवा दूँ। उस दिन जब गिरकर यह बेहोश हो गई तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा। इसलिए मैंने इसके मरने की झूठी खबर पूजा को सुना दी। मैंने सुगंधा को बेसमेंट के कमरे में चुपचाप उसकी बच्ची के साथ बंद कर दिया। राज के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मुझे उससे नफरत होने लगी थी। पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में उसको गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन मैंने इस केस को वापस ले लिया। इसलिए मजबूरन पुलिस को वापस खाली हाथ जाना पड़ा। पुलिस के जाने के बाद सुगंधा मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं मजबूर थी और अपनी गरीबी भरी ज़िंदगी से तंग आ गई थी। इसलिए मालिक की बातों में आकर उनके साथ चली आई। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मालिक को अपने बच्चों की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने अपनी गरीबी भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए इनसे शादी कर लिया। फ़िक्र मत करिए, आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश रहिए। मैं आप दोनों की ज़िंदगी से जा रही हूँ, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ रहकर आपका सामना करूँ। वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाने लगी। मैंने राज की तरफ देखा तो उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह चाहते हैं कि वो हमारे घर से चली जाए। तभी मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं मेरे साथ रहोगी। सजा तो उसे मिलनी चाहिए जिसने यह सब कुछ किया है। मेरी तरफ देखकर आज शर्मिंदा होने लगे। वह मेरे सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और सुगंधा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक राज अपनी बेटी को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक बेकसूर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती हूँ। कुछ दिनों बाद ही राज ने अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया और मैं भी माँ बन गई थी। मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद अचानक राज को हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया से चले गए। मेरे ऊपर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। अब मैं अपनी बच्ची के सहारे जीती हूँ। राज ने मेरे और सुगंधा के साथ जो किया उसकी सज़ा उनको मिल चुकी थी। राज की मौत के बाद सुगंधा अपनी बेटी को लेकर गांव चली गई। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।